एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 1 के टॉपिक्स की चर्चा में। आज की चर्चा में बात करेंगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की। दोनों एक दूसरे से जुड़ी संकल्पनाएं हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इतिहास में रटने के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हर संकल्पना को समझना है ताकि कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आए आप लिखने में सक्षम हो। अगर आप रटेंगे तो जो रटा हुआ है अगर वो नहीं आया तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप समझें उस चीज़ को तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं। पढ़ने में भी एक क्रम होना चाहिए और लिखने में भी एक क्रम होना चाहिए। पढ़ने का क्रम वही है। अब पहले मैं उपनिवेशवाद से बात कर रहा हूँ या उपनिवेशवाद क्या है, फिर हम साम्राज्यवाद पे आएंगे और फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अब अगर उपनिवेशवाद की बात किया जाए तो उपनिवेशवाद, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हर क्वेश्चन का उत्तर का प्रारंभ भूमिका से होना चाहिए और भूमिका में आपको उस कंसेप्ट का, उस संकल्पना का अर्थ समझाना चाहिए। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी अन्य राष्ट्र पर, ऑब्वियसली कमजोर होगा या किसी भी प्रकार से किसी अन्य राष्ट्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाना, उस पर प्रशासनिक नियंत्रण किया जाना, उसके संसाधनों पर नियंत्रण किया जाना शामिल है। उपनिवेशवाद किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र पे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाओं पर नियंत्रण करना शामिल है। इसमें एक और आयाम होता है वो कि जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो अपनी जनसंख्या को भी उपनिवेश में बसाने की पूरी कोशिश करता है। अब इसके ऐतिहासिक उदाहरण आप जानते हैं कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके अलावा दूसरा बात जो आपको समझनी है कि उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या है। उपनिवेशवाद का जो उद्देश्य होता है वो उस देश में दूसरे देश पे प्रत्यक्ष नियंत्रण करके वहाँ के संसाधनों का दोहन करना और अपने उत्पादों के लिए बाजार का विकास करना, नए बाजार विकसित करना। प्रत्यक्ष नियंत्रण करके जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो उपनिवेश जो देश बना है उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना में भी बदलाव लाता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया, शासन उनके अधीन आ गया, उसके बाद दूसरा जो काम करते हैं वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में बदलाव। ठीक है। अब भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया, सामाजिक संरचना में बदलाव किया। शिक्षा से समाज में बदलाव आता है। भारत में मैकाले मेथड पे बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम अपनाया गया उसका उद्देश्य क्या था कि समाज में एक वर्ग पैदा करना, पढ़ा लिखा वर्ग पैदा करना, ठीक, जो दिखने में तो भारतीय हो लेकिन विचार और संस्कार में पाश्चात्य। तो समाज में भी बदलाव आ गया, राजनीतिक संरचना में भी बदलाव आया, आपका हमारा जो कानून व्यवस्था थी उसमें भी बदलाव आया। तो उपनिवेशवाद का मूल उद्देश्य होता है कि दूसरे देश में जाकर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना और वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में बदलाव करना। इसका परिणाम क्या होता है? उपनिवेशवाद का परिणाम क्या होता है? उपनिवेशवाद एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो उपनिवेश में बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को स्थापित कर देती है, बल्कि कई देशों में तो जननांकीय परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देती है। ठीक, कुछ सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन जो उपनिवेश में होते हैं वो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे भारत में नई शिक्षा प्रणाली का आना, नई राजनीतिक पद्धति का अपनाया जाना, कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसका जो सबसे नकारात्मक प्रभाव होता है वो होता है कि वहाँ की जो
एक तरह से वहाँ के संसाधनों का दोहन, ये तो मानते ही है, बट वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत होती है उसका भी ह्रास होता है। अंग्रेजी के आने के बाद से भारतीय साहित्य, भारतीय परंपरागत साहित्य, भारतीय परंपरागत बोलियां, इनका धीरे धीरे कहीं ना कहीं ह्रास हुआ। तो ये तो था उपनिवेशवाद। इतना आपको पढ़ना है कि उपनिवेशवाद क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब भारत में उपनिवेशवाद के चरण मैं बताऊंगा बाद में, उससे पहले आपको पढ़ना है कि साम्राज्यवाद क्या है। उपनिवेशवाद पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसके बाद साम्राज्यवाद क्या है। ये भी उपनिवेशवाद की तरह ही एक संकल्पना है, बट उससे बहुत व्यापक। कहते हैं कि साम्राज्यवाद एक नीति और विचार है और उपनिवेशवाद उसका एक विशिष्ट प्रकार है। साम्राज्यवाद एक नीति या विचार है और उपनिवेशवाद उसका एक विशिष्ट आयाम है, विशिष्ट पहलू है। दूसरे शब्दों में ये भी कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद है, लेकिन सारे साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद नहीं है। यानी कि अच्छा, अंतर क्या है दोनों में? साम्राज्यवाद में मूल जो उद्देश्य होता है वो होता है दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित करना। अब इसका करंट से जोड़ करके आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अतीत का वर्तमान से संवाद इतिहास में अच्छे अंक दिलाता है। तो अभी 1-2 दिन पहले जो वेनेजुला में के राष्ट्रपति को अमेरिका के द्वारा पकड़ा जाना, उस पर मुकदमा चलाया जाना, वो साम्राज्यवाद का समकालीन उदाहरण है, समसामयिक उदाहरण है, और उसको आप उल्लेख कर सकते हैं अपने उत्तर में। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण करना। कई बार तो प्रत्यक्ष नियंत्रण भी हो जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा वहाँ की व्यवस्था को प्रभावित करना और डोमिनेंस को स्थापित करना, अपनी प्रभुत्व को स्थापित करना, जैसे अमेरिका ने करा है। साम्राज्यवाद में वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या शैक्षणिक परिवर्तन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि प्रभुत्व को स्थापित करने पर, सत्ता को स्थापित करने पर दिया जाता है। तो ये साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद का परिणाम क्या होता है? साम्राज्यवाद का परिणाम होता है सब्जुगेशन, कि वो जो देश है जिस पे प्रभुत्व स्थापित किया गया है उसकी जो संप्रभुता है, उसकी जो स्वाधीनता है, उसका जो स्वाभिमान है, वो सब क्षीण हो जाता है। एक प्रकार की दमंगई है ये साम्राज्यवाद, ठीक है। और इसमें भी निश्चित रूप से संसाधनों का दोहन एक आयाम हो सकता है। आप जानते हैं कि ट्रंप बार बार खुलेआम कह रहा है कि $300 बिलियन का वहाँ पे तेल है वेनेजुला में, और उन संसाधनों का वो दोहन करेंगे, उस तेल को बेचेंगे। तो ये साम्राज्यवाद है और उपनिवेशवाद। लेकिन साम्राज्यवाद का ये है कि ये इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, गौण होते हैं। तो ये था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर। अब आपको भारत में उपनिवेशवाद को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं और मैं हर टॉपिक को बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे मैं संक्षेप में उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही है कि भाई भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके चरण क्या थे, और दूसरा क्वेश्चन ये कि इसका भारतीय समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और आपके राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण आप पढ़ते हैं और आपने पढ़े भी होंगे कि पहला चरण 1757 प्लासी के बैटल, और उसके बाद 1764 बक्सर के युद्ध से हम शुरुआत मानते हैं। तो जो प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, कई इतिहासकार मानते हैं कि बक्सर के युद्ध ने भारतीयों की हथेली पर गुलामी शब्द लिखा था। बक्सर के युद्ध ने विशेषकर बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। प्रशासनिक दायित्व नवाब के पास थे और राजस्व के अधिकार कंपनी को मिल गए थे। तो जो उपनिवेशवाद का भारत में पहला चरण माना जाता है, उसको हम कहते हैं कमर्शियल या वाणिज्यिक पूंजीवाद, कमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्य पूंजीवाद। वाणिज्य शब्द का मतलब है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है लेना और बेचना।
बाय एंड सेल ट्रेड। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए, ठीक, जब इनके पास राजस्व एकत्रित करने का अधिकार आया, ठीक, तो इन्होंने राज्य के संसाधनों का दोहन ब्रिटेन के हित में किया और धीरे धीरे भारत को अपनी वस्तुओं, ब्रिटेन के उद्योगों में बनी वस्तुओं को बेचने का एक बाजार बना दिया और कच्चे माल की सप्लाई का एक, ठीक। इसमें इस चरण में कोई सामाजिक और आर्थिक बदलाव पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया, न निवेश किया गया। तो पहला चरण जो आपका 1757 और 1764 से शुरू होता है और जो 1813 तक चलता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एकाधिकार जमाया और भारतीय बाजारों और संसाधनों का दोहन ब्रिटेन के हित में किया। दूसरा चरण 1813 से स्टार्ट मान लिया जाता है, 1813 के चार्टर से, क्योंकि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार तोड़ दिया गया। ये जो दूसरा चरण है, इसे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का चरण कहते हैं, और ये 1813 से लेकर के और आपका 1857 तक चलता है, ठीक, 1857 की क्रांति तक ये चलता है, ठीक है। इसमें ब्रिटेन की औद्योगिक वस्तुओं का भारत में अधिक से अधिक प्रसार, भारत की कृषि का व्यावसायीकरण, अधिक से अधिक व्यावसायीकरण नकदी फसलों के माध्यम से, और भारत से कच्चे माल, ठीक है। इस दूसरे चरण में भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ा और कुछ हद तक प्रशासन में और शिक्षा में निवेश किया गया और कुछ हद तक विकास भी हुआ। 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और जो भारत की बागडोर थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म या वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इस चरण के बारे में ये कहा जाता है कि ये भारत का आर्थिक शोषण का सबसे अहम चरण था, ठीक। इसमें आपका पूर्ण आर्थिक साम्राज्यवाद का चरण इसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न आता है इस पे, पूर्ण आर्थिक साम्राज्यवाद के चरण का विश्लेषण कीजिए। पूर्ण आर्थिक साम्राज्यवाद, क्योंकि अब ब्रिटेन की जो कंपनियां थी भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, निवेश कर रही थी, शिक्षा, आपके रेलवे में, सिंचाई परियोजनाओं में। आपको पता भी है कि ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश भारत सरकार होती थी, ठीक है, वो ब्रिटिश कंपनियों को 9% प्रॉफिट की काउंटर गारंटी देती थी, चाहे वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाए चाहे सफल हो जाए, लेकिन उनका प्रॉफिट की गारंटी होती थी। तो इस चरण में प्लस पॉइंट ये रहा कि रेलवे वगैरह अवसंरचना का विकास हुआ भारत में, लेकिन यहाँ से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, धन की निकासी थी, वो कई गुना बढ़ गई थी इस चरण में। इससे पहले के भी जो चरण थे सब में धन निकासी हो रही थी। ये तो सब मतलब एक कह सकते हैं कि ये एक ऑन रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड भी था। जो ब्रिटिश बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लगे रहते थे, वो जो नजराने लेते थे उनसे, भारतीयों से, ठीक, और इतना ज़्यादा पैसा उनको मिलता था घूस के रूप में, ठीक, कि वो भारत से वापस ब्रिटेन जाते थे तो उनको वाइट मुगल्स कहा जाता था। इतना वो पैसा लेके जाते थे यहाँ से, वो वाइट मुगल्स के नाम से वहाँ पे जाने जाते थे। बहुत सारे थे, ठीक है। बंगाल का तो आप जानते हैं कि बहुत मतलब पहला जो चरण ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा, वो बहुत सारा धन निकासी का उसमें था, चाहे वो आपका दस्तक का दुरुपयोग करना हो या आपका उपहार और नजराने लेना हो। ये सारे के सारे जो थे भारतीय जो हमारे वो थे सांस्कृतिक जो वस्तुएं थी, उनको भारत से ब्रिटेन ले जाना, वो सारा का सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान चला। बाद के चरणों में भी ये धन की निकासी रही। लास्ट में क्योंकि जो ब्रिटिश फौजें थी जो जा रही थी लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भी, या जो इनके प्रशासनिक अधिकारी वर्ग यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक, सैन्य अधिकारी वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग या वायसराय और जो ICS अधिकारी, उनकी सबकी सैलरी वगैरह पे भी बहुत सारा पैसा खर्च होता था और वो सब भारत के राजस्व से
उनको दिया जाता था। इसीलिए इस तीसरे चरण को पूर्ण आर्थिक साम्राज्यवाद का चरण कहते हैं। तो इसका दुष्परिणाम यही हुआ कि भारत का जो है आपका संसाधनों का नुकसान हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था, जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, वो धराशायी हो गई। लेकिन इस सारा जो रहा इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, वो ये रहा कि प्रबुद्ध भारतीय वर्ग ने धीरे धीरे इसके दुष्प्रभावों को समझा और दादा भाई नेहरू जी का ड्रेन ऑफ वेल्थ और ऐसे बहुत सारे विचार आए, आरसी मजुमदार साहब का, ठीक है। इन सारे विचारकों ने और प्रबुद्ध लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे हो रहा था, उसका खुलासा किया और धीरे धीरे इसने भारत में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया और भारत में धीरे धीरे स्वतंत्रता के लिए एक जो लगन थी लोगों में, वो जागी और अल्टीमेटली 1947 में भारत को ब्रिटेन के कुशासन से, नियंत्रण से मुक्ति मिली। तो फिर आपको बता देता हूँ कि आपको क्रमबद्ध ढंग से पढ़ना है और क्रमबद्ध ढंग से लिखना है। भूमिका, फिर कि भूमिका में आपको बताना है कि वो घटना क्या है। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको बताना, क्योंकि आपको 150 से 200 शब्दों में आपको लिखनी है ये बातें। बहुत कम समय होता है, बहुत कम शब्द सीमा होती है जिसके अंदर आपको विचारों को समेटना होता है। तो अगर आप इधर उधर, अगर आपने एक पैरामीटर फिक्स कर रखा कि मैंने इन चीज़ों को लिखना है, तो आपके उत्तर में डाइवर्जन नहीं होगा और विक्षेप नहीं होगा। आप टू द पॉइंट लिखेंगे। ठीक, भूमिका, ठीक, कारण क्या थे, प्रक्रिया क्या थी और इसके प्रभाव क्या थे और निष्कर्ष। ठीक, तो इस तरह से लिखते रहिए और हर टॉपिक पर अगर आप 3-4 क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो मान के चलिए कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। बिल्कुल आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो और अगर आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप निश्चित रूप से भेज सकते हैं, कमेंट में लिख करके हमें भेज सकते हैं। हम उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। थैंक यू।